Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो सोलर सिस्टम का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने 2 पार्ट कवर किए थे, उसके अंदर हमने सन को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ जो दूसरे प्लैनेट है उनको डिस्कस किया था। और आज की वीडियो के अंदर हम थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है। जैसे कि हमारे एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, कोमेट्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ गैलेक्सीज के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एस्ट्रॉयड हैं, और इनको एस्ट्रॉयड को दूसरे नेम से भी पुकारा जाता है जिसको बोला जाता है प्लैनेटॉइड्स। तो देखिए एस्ट्रॉयड होते क्या हैं। तो देखिए एस्ट्रॉयड जो हैं वो काफ़ी सारी एक तरीके की बेल्ट होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो रॉक्स और डेब्रीज जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। और ये किसके बीच में मूव करते हैं? ये मार्स और जुपिटर के बीच में। जो मार्स जो प्लैनेट है और जो जुपिटर प्लैनेट है, इस तरीके से इनके बीच में ये छोटे छोटे इस तरीके से डेब्रीज जो हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं। और जब ये घूमते हैं तो एक बेल्ट की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए जो है इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोला जाता है। तो ये काफ़ी सारे जो छोटे बड़े यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो रॉक्स वगैरह के जो डेब्रीज आपको दिखाई देंगे, इनको ही एस्ट्रॉयड्स या प्लैनेटॉइड्स कहा जाता है। तो ये पूरी की पूरी पट्टी की तरह घूमते रहते हैं। इनको माइनर प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 5 से लेकर 20 आवर तक का टाइम लेते हैं। तो क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो इनको लगभग 5 से लेकर 20 घंटे जो है अपने एक्सिस पर रोटेशन करने में टाइम लगता है। आगे देखिए ये ट्रोजन एस्ट्रॉयड क्या होते हैं। तो देखिए ट्रोजन एस्ट्रॉयड जो है ये जो 2 क्लाउड्स होते हैं ये उनके अंदर पाए जाते हैं। जो 2 क्लाउड्स हैं, और ये 2 क्लाउड्स की मेन खासियत क्या है कि ये जुपिटर के आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों की तरफ मूव करते हैं। तो इनको जो है, जो ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो ये एस्ट्रॉयड मूव करते हैं इन क्लाउड्स के अंदर, तो उनको टेरोजन एस्ट्रॉयड बोला जाता है। तो देखिए ये थे एस्ट्रॉयड्स। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे प्लैनेट से रिलेटेड। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स जो है वो हमारे सेचुरन जो हमारा प्लैनेट है, शनि ग्रह है, उसकी है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑर्बिट की बात करें तो ये प्लूटो का है। प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो रोटेशन करता है वो करता है जुपिटर। और सबसे स्लोवेस्ट जिसकी रोटेशन होती है वो होती है वीनस की। सेम पीरियड फॉर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन कौन लेता है? ये भी वीनस लेता है। सेम ही पीरियड होता है इसका, सूर्य के चारों तरफ घूमने का भी और अपने अक्ष के चारों तरफ घूमने का भी सेम पीरियड होता है। सेम लेंथ ऑफ द डे कहाँ पर होती है? मार्स और अर्थ के ऊपर लगभग जो है सेम लेंथ ऑफ द डे होती है। सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसका होता है? मार्स और अर्थ का दोनों का सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस तरीके से झुका हुआ लगभग सेम होता है। आगे देखिए नॉर्थ टू साउथ जो है वो कौन रोटेट करता है? ये करता है यूरेनस। ये क्यों करता है? क्योंकि देखिए ये जो है बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ ग्रह होता है, और जब ये अपना वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है तो ये नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए इसको जो है जो प्लेनेट है नॉर्थ टू साउथ मूव करता हुआ दिखाई देता है वो कौन सा है? यूरेनस है। और सबसे जो फास्टेस्ट रिवॉल्व करता है प्लेनेट वो है मरकरी। तो ये लगभग 88 डेज के करीब लेता है सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करने में। तो मरकरी का जो पाथ है वो सबसे छोटा है, इसलिए इसको कम टाइम भी लगता है। आगे देखिए जो स्लोवेस्ट रिवॉल्व करता है वो है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। इससे पहले हमने जो है यहाँ पर देखा था जो स्लोवेस्ट रोटेशन देखी थी वो किसकी थी? ये वीनस की थी। और इसका लगभग सेम पीरियड लगता है रिवोल्यूशन में भी और रोटेशन में भी। लेकिन अगर हम रिवोल्यूशन जो सन के चारों तरफ की रिवोल्यूशन की बात करें तो वो प्लूटो को सबसे ज़्यादा लगता है। और ये ड्वार्फ प्लैनेट है, प्लैनेट नहीं है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसका पाथ भी जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। आगे देखिए हॉटेस्ट जो प्लैनेट है उसकी बात करें तो ये वीनस है। इसके ऊपर लगभग 97% ऑफ CO2 इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब CO2 की मात्रा वातावरण में या एटमॉस्फेयर के अंदर जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं
वो इनको अपने अंदर जो है वो ट्रैप कर लेती है, और इसकी वजह से जो है ये जो हमारा अर्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसको आपने देखा होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखा होगा आपने, और ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेना है वो भी इसी वजह से होता है। तो इसी वजह से मरकरी जो कि सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता जितना कि वीनस होता है, क्योंकि मरकरी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई गैसेस नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से जितनी भी सन से इसको रेज मिलती हैं सारी की सारी ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, और यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसी वजह से जो वीनस है, वीनस के ऊपर जब भी सन की जो रेज़ की रिफ्लेक्शन पड़ती है, जब रेज़ जो है इसके एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वहाँ पर ये CO2 जो 90% 97% जो CO2 पाई जाती है, वो क्या करती है, इसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। इसीलिए इसको जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। आगे देखिए, शॉर्टेस्ट ईयर जो है ये मरकरी का होता है, क्योंकि ये जो है बहुत कम टाइम में सन के चारों तरफ अपनी रिवॉल्यूशन जो है वो पूरी कर लेता है। मैक्सिमम ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये किसका पाया जाता है, ये मरकरी का, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इसका डे का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एकदम से इसके ऊपर सन की रेज़ जो है बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, लेकिन फिर जो है एकदम से ये सारी की सारी जो रेज़ है और सारी की सारी जो सन की हीट है वो रिफ्लेक्ट भी कर देता है। तो डे के टाइम पर जहाँ टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है, नाइट के टाइम पर यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। तो इस वजह से इनका जो डिफरेंस होता है, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो मरकरी की सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखिए, रिवोल्यूशन ऑफ सन। रिवोल्यूशन ऑफ सन किस डायरेक्शन में करते हैं प्लैनेट्स, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। तो देखिए, हमारा जो जैसे सन होता है तो उसकी रिवोल्यूशन कैसे करते हैं, इसकी एंटी क्लॉक। तो देखिए, क्लॉक इस तरीके से मूव करती है, तो ये ऐसे मूव करते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो है एंटी क्लॉकवाइज जो ये अपनी मूवमेंट करते हैं। आगे बात करते हैं मीटियोर्स के बारे में एंड मीटिरोइड्स के बारे में। तो देखिए, इनको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। शूटिंग स्टार मतलब आपने देखा होगा कि रात में जब तारे अपनी जगह से हिल जाते हैं तो आप उसको बोलते हो टूटता हुआ तारा, तो उनको ही बोला जाता है शूटिंग स्टार्स। तो देखिए, मीटियोर्स को ही शूटिंग स्टार बोला जाता है, क्योंकि ये मीटिरोइड्स क्या होते हैं, ये अपना पाथ जो है, जिस पाथ पर ये मूव कर रहे होते हैं वो अपना पाथ छोड़ देते हैं। ये पाथ जो है जो अर्थ है उसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से भी छोड़ सकते हैं, या दूसरे प्लेनेट जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी अर्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करते हैं तो इनको जो है मीटिरोइड्स बोला जाता है। तो देखिए, जो मीटियोर्स होते हैं ये होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जो स्टार्स होते हैं वो अपने मतलब जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो अभी हमने देखा कि जो स्मॉल स्मॉल डेब्रीज होते हैं, मेनली जो है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो छोटे छोटे रॉक्स के जो डेब्रीज होते हैं वही अपने पाथ से क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और वो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए, जब ये स्मॉल साइज़ के होते हैं तो ये जो है ऊपर ही वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण वहीं पर जल जाते हैं, मतलब इनके अंदर आग लग जाती है, जल जाते हैं, वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। जब ये वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं तो इनको बोला जाता है मीटियोर्स। और जब बहुत ही ज़्यादा बड़े अगर डेब्रीज इस तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं और अर्थ के ऊपर भी पहुंच जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कई मीटेओराइट्स जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद जो है वो जलना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी उनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो पूरी तरह जल नहीं पाते और अर्थ की धरती के ऊपर आ गिरते हैं। तो जब वो अर्थ के ऊपर आ गिरते हैं तो उनको मीटेओराइट्स बोला जाता है, मीटेओराइट्स बोला जाता है। तो ये फ़र्क है मीटियोर्स एंड मीटेओराइट्स में। तो यही जो है हमारे, इनका ओरिजिन जो है वो एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, तो वहीं से जो है इसका क्या माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है, मतलब ये वहीं से आते हैं। आगे देखिए, कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, इनको धूमकेतु भी बोला जाता है। तो देखिए, धूमकेतु या कॉमेट्स, तो इनको विजिटर बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम और कभी कभी आते हैं, मतलब ये हर टाइम नहीं रहते। तो इनको विजिटर कब बोला, विजिटर किनको बोला जाता है, जो प्राइव विजिट करते हैं, कभी कभी विजिट करते हैं, तो उनको विजिटर बोला जाता है। तो कोमेट भी जो है वो क्या है, सोलर सिस्टम के लिए एक तरीके से विजिटर का काम करते हैं, कि ये सोलर सिस्टम में कभी कभी दिखाई देते हैं। और ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस के साथ, और इसके साथ साथ जो है रॉक्स एंड मेटेलिक जो मिनरल्स है, उन मटेरियल्स जो होते हैं उनके साथ ये मिलकर बनते हैं। और ये कब विजिबल होते हैं, विजिबल ओनली ट्रेवल्स क्लोज टू द सन, जब ये सन के पास ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल उसके क्लोज में आ जाते हैं, तब आपको दिखाई देते हैं।
इनके पीछे आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल लंबी सी पूंछ आपको दिखाई देती है, टेल दिखाई देती है, टेल बोलते हैं जिसको, लंबी सी पूंछ जो है वो दिखाई देती है। वो किस वजह से दिखाई देती है? क्योंकि ये जो है गैसेस के साथ साथ रॉक्स, मेटेलिक, मतलब जो फ्रोजन गैसेस होती हैं उनकी वजह से बने होते हैं, रॉक और जो मेटेलिक मटेरियल्स है उसकी वजह से बने होते हैं। तो जैसे ही ये सन के क्लोज आते हैं तो जो फ्रोजन गैसेस हैं, वो जो आइस है वो उनकी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से ये पीछे की तरफ जो एक तरीके का डस्ट और दूसरा जो मटेरियल है वो इसको पीछे की तरह शाइन करता हुआ सन की रेज में, मतलब सन की जो रोशनी है उसमें शाइन करता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से ये टेल जो है आपको इस तरीके से चमकती हुई दिखाई देती है। और ये टेल जो है हमेशा सन से दूर होती है, मतलब जैसे सामने की तरफ इसका फेस होगा धूमकेतु का, और टेल जो है वो हमेशा पीछे की तरफ होगी, टेल कभी जो है वो आगे की तरफ नहीं होगी। तो ये जो है इसकी मेन जो पॉइंट्स हैं वो कॉमेट्स के। आगे देखिए स्टार्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टार्स के बारे में पहले भी हम देख चुके हैं कि उनके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो हमने देखा था, और थोड़े से पॉइंट उसके बारे में देखे थे। तो थोड़े और पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टार्स की अपनी लाइट होती है, और ये जो है गर्म जो हॉट बर्निंग गैसेस होती हैं उनसे मिलकर ये बने होते हैं, और इनकी अपनी जो साइन है वो होती है। कई बार आपको लगता है कि ये एक ही जगह पर फिक्स्ड है, मतलब आपको लगता है कि जैसे ही आप आसमान में देखते हैं तो आपको लगता होगा कि ये एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रैपिड मोशन होते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये भी क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन इनकी गति इतनी ज़्यादा मतलब इनका जो डिस्टेंस है हमारे से इतना ज़्यादा दूर है कि हमें जो है इनकी मोशन का पता ही नहीं लगता कि ये जो है कब मोशन कर जाते हैं, हमें इनका पता ही नहीं लगता। तो इसलिए जो है स्टार्स जो है वो भी एक तरीके से इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो भी मोशन करते हैं, ये हमेशा फिक्स नहीं होते। आगे देखिए जो स्टार का कलर जो है वो इंडिकेट करता है उसके टेम्परेचर को, कि स्टार का कलर जो है वो आपको कैसा दिखाई देता है। अगर स्टार कलर स्टार जो है वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होता है, जो ब्लू स्टार होते हैं। आगे देखिए सबसे क्लोजेस्ट, अगर हम स्टार की बात करें सन के बाद, तो सन के बाद सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है वो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हम बात करें ब्राइटेस्ट स्टार की जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है, तो वो कौन सा है, वो है सीरियस। इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, डॉग स्टार। तो ये स्टार के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चंद्रशेखरा लिमिट जो है वो किसको बोला जाता है। तो देखिए चंद्रशेखरा लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है अपर लिमिट फॉर द मास ऑफ द स्टार, मतलब स्टार का जो मास है उसकी जो अपर लिमिट डिसाइड की गई है उसको चंद्रशेखरा लिमिट के नाम से जाना जाता है। और ये जो लिमिट ये किसके द्वारा प्रिडिक्ट की गई थी, ये जो हमारे फिजिसिस्ट थे चंद्रशेखरा, उनके द्वारा ही इसको प्रिडिक्ट किया गया था, अनुमान लगाया गया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया चंद्रशेखरा लिमिट। तो मतलब ये है कि किसी स्टार का जो मास होता है उसकी जो अपर लिमिट होती है उसको हम चंद्रशेखरा लिमिट के नाम से जानते हैं। और ये लिमिट जो है वो कितनी होती है, तो ये जो है जो सन का मास होता है उसकी 1.44 टाइम्स होती है। अगर सन का मास 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने टाइम्स जो है एक स्टार के मास की अपर लिमिट होती है। आगे देखिए, तो देखिए कि जो ब्लैक होल होते हैं वो किस वजह से बनते हैं, मतलब एक अलग से पॉइंट जो हम देखते हैं, तो ब्लैक होल जो हैं वो किस वजह से बनते हैं। तो ब्लैक होल जो वो बनते हैं ड्यू टू कोलैप्स एंड कंपैक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो एक तरीके से ये कोलैप्स होने के बाद और कंपैक्शन ऑफ अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अंडर जो कोलैप्स हो जाता है और कंपैक्शन हो जाता है ऑफ ग्रेविटी का आफ्टर द एंड ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी चीज़ का जब एंड होता है, उसकी लाइफ का जब एंड हो जाता है तो उस टाइम पे उसकी जो बिल्कुल ही ग्रेविटी जो है वो कोलैप्स हो जाती है, उसका एक तरीके से कंपैक्शन हो जाता है, संकुचित हो जाती है वो, उसकी वजह से ही वहाँ पर जो है ब्लैक होल बन जाता है। आगे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर लगभग कितने स्टार्स हैं, तो यूनिवर्स के अंदर हम बात करें तो 10⁻22 स्टार्स लगभग हम यूनिवर्स के अंदर देख सकते हैं। तो, मतलब देखा नहीं जा सकता लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर लगभग इतने स्टार्स हैं। अगर हम बात करें कि अपनी नेक्ड आइज से आंखों से मतलब हम कितने स्टार्स को देख सकते हैं एक टाइम पर, तो लगभग 8000 जो स्टार्स हैं वो हमें धरती से यानी हमारी जो अर्थ है वहाँ से विजिबल हो सकते हैं। इसमें से 2000 स्टार्स मतलब ये है कि आप एक स्फीयर के अंदर एक टाइम पर देख सकते हैं, जैसे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर।
और अदर 2000 जो स्टार होते हैं वो आपको डे टाइम पर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सन की लाइट की वजह से आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन उस टाइम पर भी ये जो है वहाँ पर विजिबल होते हैं। तो डे टाइम पर भी आपको 2000 दिखाई देते हैं और नाइट टाइम पर भी आपको 2000 दिखाई देते हैं, और दोनों हेमिस्फेयर में देखें तो ये मिलाकर 4000 8000 मतलब टोटल आपको जो है लगभग 8000 के करीब स्टार्स जो है वो दिखते हैं। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? तो देखिए कई बार जो है स्टार्स इस तरीके से अपनी अलग अलग पोजीशन होने के बाद भी कई स्टार एक आकृति जो है वो बना लेते हैं, और जो वो आकृति उनके द्वारा बनाई जाती है उसको एक तरीके से किसी आकृति से जो है उनकी मतलब जो उनकी आकृति बनती है वो किसी ऑब्जेक्ट से मिलती जुलती है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से मिलती जुलती है तो इस वजह से उसको एक अलग सा नाम दे दिया जाता है, और इनको ही जो है कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। मतलब कई तारों का एक समूह या ग्रुप जो एक नई आकृति बनाता है तो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशन। जैसे इस तरीके से आप जो है आसमान में देखते हैं तो ऐसे 7 जो तारे हैं, 7 जो स्टार्स हैं जिनको सप्तऋषि के नाम से भी बोला जाता है, उर्सा मेजर का नाम भी इनको दिया जाता है। तो इस तरीके से वो जो है अपना एक ग्रुप बनाते हैं और एक आकृति बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह एक आकृति बनाते हैं, और इनका नाम जो है वो सप्तऋषि जो स्टार्स है वो दिया जाता है, और इसको जो है एक कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। और अभी तक ऐसे जो रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन है वो लगभग 88 हैं जो अलग अलग फिगर को दर्शाते हैं, और कई तारों के ग्रुप से मिलकर ये जो है कॉन्स्टिलेशन बनते हैं। आगे देखिए गैलेक्सी के बारे में देख लेते हैं। मिल्की वे जो है वो हमारी गैलेक्सी है, और इसका जो साइज़ है वो क्या है, स्पाइरल है, और इसके अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा जो स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार हैं, उनकी जो ग्लोइंग लाइट की वजह से ये जो है एक तरीके से लाखों अरबों जो तारे होते हैं उनकी एक ग्लोइंग लाइट है जो दिखाई देती है, जिसको कि गैलेक्सी बोला जाता है। और जो गैलेक्सी होती है वो लगभग 250 मिलियन ईयर्स लेती है अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। मतलब सारे के सारे जितने भी स्टार्स उसके अंदर हैं वो सारे के सारे जब रिवॉल्व करके सेम अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं तो लगभग उसको टाइम कितना लगता है, 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं इसके रिवॉल्यूशन को। आगे बात करते हैं एक जो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है, ये भी स्पाइरल गैलेक्सी है। ये हमारी क्लोजेस्ट नेबर है, मतलब हमारी जो मिल्की वे है, आकाशगंगा है, उसके बिल्कुल पास वाली गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। इसको ये भी स्पाइरल शेप की है, और ये जो है एंड्रोमेडा और जो हमारी मिल्की वे है ये 30 गैलेक्सी का एक समूह है जिसको लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। मतलब लोकल ग्रुप के अंदर जो है लगभग 30 गैलेक्सीज हैं जिसमें हमारी मिल्की वे भी आती है और एंड्रोमेडा भी आती है, और ये लोकल ग्रुप जो है फिर दूसरी गैलेक्सीज के साथ मिलकर विर्गो क्लस्टर का पार्ट बन जाता है। तो ये जो है यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो लेसन था वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.